एक्चुअली हमने यूनिट्स बनाए हैं द थिंग वाले केस के अंदर, एक्चुअली हमने यूनिट्स बनाए हैं 800, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई 800 यूनिट्स की, और हमारी पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल ए की कितनी आनी चाहिए थी? 200। 200 इस पर यूनिट, इसमें दो ख्वाब है, 10 केजी लगना और 20 रुपए का 1 केजी मिलना, ये दोनों हमारी ख्वाहिशें हैं। तो पर केजी पर यूनिट हमारा खर्चा आना चाहिए था 200, उस हिसाब से 800 यूनिट्स बनाने में हमारा खर्चा आना चाहिए था 1,60,000। बट डिड एक्चुअली कॉस्ट वाजे किया है कि हमारा खर्चा आया है 1,59,900। कितना डिफरेंस है? 100। 100 का खर्चा फायदे में है नुकसान में है? फायदे में है। तो दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस, यह है लेकिन हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस। ये 100 रुपए का फायदा किसने करवाया वाजे नहीं है। करवा कौन सकता है? प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोक्योरमेंट मैनेजर। अगर हम देखना चाहें प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो खरीदे कितने में गए हैं उसको नहीं देखा जाएगा, यह देखा जाएगा कितने केजी लगने चाहिए थे और कितने केजी लगाए गए हैं। यहां पे बात आएगी स्टैंडर्ड यूजेज की। यूनिट्स कितने बनाए गए हैं? 800 यूनिट्स। हर यूनिट पे कितने किलोग्राम्स का स्टैंडर्ड था? 10 केजीज आपको अलाउ किए गए थे लगाने के। उस हिसाब से 8,000 केजी लगने चाहिए थे। कंपेयर करेंगे, बट एक्चुअली यूज्ड, सवाल में लिखा हुआ है 7,800 केजीज इस्तेमाल किए गए हैं। $200 केजी कम इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वेरिएंसेस हमेशा फाइनेंशियल मेजर होते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 200 केजी का फेवरेबल वेरिएंस है, ऐसा नहीं बोल सकते। इनको रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 केजी था कितने का? $20 पर केजी। ये हो गया 4,000 का फेवरेबल वेरिएंस। क्या गलती की? तो आपने 200 केजीज नहीं, 100 को आपने अच्छा अलग अलग, मटेरियल ए अलग मटेरियल बी अलग अटेम्प्ट किया था सवाल। आंसर क्या आया? प्राइस वेरिएंस कितना है ए का? हाँ, ए का प्राइस वेरिएंस 4,000। ये तो यूजेज है ना। 3,900। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था? दोनों ट्राई किए हैं, गुड है, गुड है, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल रेट वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें कितने केजी लगने चाहिए थे की बात नहीं करनी चाहिए। जो केजीस लगाए गए हैं उनका खर्चा होना कितना चाहिए था और उनका खर्चा है कितना। तो एक्चुअली कितने केजीस यूज किए गए हैं हम रखेंगे उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 7,800 केजीस प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ तय किया गया था कि 1 केजी आप $20 का लेके आएंगे, उस हिसाब से इसका खर्चा होना चाहिए था 1,56,000। ठीक है, जबकि भाई साहब खरीद के कितने में लाए हैं?
but actually bought for 1,50,000, महंगा लेके आ गया कितने से 3,900 का एडवर्स वेरिएंस है। हेंस दिस कैन बी रिकंसाइल्ड कि अगर यूजेज यानी प्रोडक्शन मैनेजर ने 4,000 रुपए बचाए हैं और प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने 3,900 रुपए नुकसान करवा दिया, तो अल्टीमेटली कंपनी को 100 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन दोनों के लिए 100 रुपए की तालियां नहीं बजनी चाहिए, नाइंसाफी होगी। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए 4,000 रुपए की तालियां और 3,900 की क्या आगे। नेक्स्ट मटेरियल बी, मटेरियल बी का भी हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअली हमने यूनिट्स बनाए हैं 800, तो 800 यूनिट्स बनाने के पीछे केजी लगने, लीटर लगने चाहिए थे 5 और खर्चा आना चाहिए था 6। डायरेक्टली मैं कर दूं तो फी लीटर फी यूनिट $30 आने चाहिए थे और खर्चा आना चाहिए था 24,000, बट दिस डिड एक्चुअली कॉस्ट 23,650। 350 का फेवरेबल है, तो ये आपका 450 हो गया, लेकिन सेपरेट होगा। नेक्स्ट, अब हम इसको देखते हैं कि ये 350 का फायदा करवाने के पीछे हाथ किसका है। एक हमने देखना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूजेज कि जितने एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए हैं, इनको बनाने में कितने किलोग्राम या कितने लीटर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। आपने बनाए हैं 800 यूनिट्स एक्चुअली, और अलाउड था कि हर एक यूनिट बनाने में 5 लीटर्स लगने चाहिए थे। उस हिसाब से 4,000 लीटर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। जबकि हमने एक्चुअली कितने इस्तेमाल किए हैं 4,300 लीटर्स, तो यहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। 300 लीटर्स उसने जरूरत से ज्यादा लगा दिए हैं, और 1 लीटर था कितने का $6 का, 6 रुपए का, तो 1800 का प्रोडक्शन मैनेजर ने यहां पे नुकसान करवा दिया। ठीक हो गया। देखते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने क्या गुल खिलाया। मटेरियल रेट वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट खरीदे कितने गए हैं 4,300 लीटर्स। 4,300 लीटर्स खरीदने चाहिए थे 6 रुपए फी लीटर के हिसाब से, 25,800 का खर्चा आना चाहिए था। बट एक्चुअली बर्थ फॉर 23,650 2000 परचेजिंग मैनेजर ने यहां पे हमारा फायदा करवाया। तो नेट ऑफ करें 2150 एंड 1800 को 350 का फायदा। किसका बिल्कुल ठीक हुआ? आपका क्या सीन था? किया ही नहीं, टाइम नहीं मिला। ठीक है,
सैफ ओके था ना, सही हो गया, ठीक है, आपने बस वो मिक्स कर दिया उनको। अच्छा, अब इसमें एक एग्जामिनर की तरफ से कॉम्प्लिकेशन में नहीं कह रहा, कंफ्यूजन कह रहा हूं, जिसका हल नहीं है कोई भी। वो क्या है? जब हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल यूनिट्स जो बनाए गए हैं उनके ऊपर कितना मटेरियल लगना चाहिए था। तो कैलकुलेट करने का आसान तरीका है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल या स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। कितने केजी लगने चाहिए थे और कितने केजी लगाए गए हैं, यह बड़ा आसान है। मसला तब आता है जब इक्वेशन के अंदर मटेरियल बॉट एंड मटेरियल यूज्ड में फर्क दे सकता है। इजी है कि इस महीने के अंदर हमने खरीदे थे मिसाल 8100 किलोग्राम्स, लेकिन इस्तेमाल किए हैं 7800। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करें, अगर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करें जिसमें हम ये देखेंगे कि 800 यूनिट्स बनाने के पीछे कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे, यूज होने चाहिए थे, वर्सेस कितने किलोग्राम्स यूज किए गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि कितने किलोग्राम्स इस्तेमाल होने चाहिए थे या कंज्यूम होने चाहिए थे और को कंपेयर करूं कितने केजीज खरीदे गए हैं, तो मैं अज्यूम करूंगा बीच वाला जाया हो गया। मैं ये अज्यूम करूंगा जो कि गलत अजम्पशन है। यहां पे मुझे प्रोडक्शन मैनेजर कहता सर सबर करें, वो पड़े हैं 300 केजी, ज्यादा खरीद लिए थे, इस्तेमाल नहीं हुए, पड़े हैं, नुकसान नहीं हुआ है, अगले महीने जो बनाएंगे ना इस्तेमाल हो जाएंगे। यहां तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जब हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हम कंसंट्रेट इस बात पे करेंगे कि कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए थी और कितनी कंजम्पशन हुई है। लेकिन जब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि जितने केजीज खरीदे गए हैं, मिसाल अगर इस केस में 8100 केजी खरीदे जाते थे और इस्तेमाल तो 7800 किए गए हैं, 300 केजी इस्तेमाल किए नहीं गए, तो प्रोडक्शन मैनेजर से तो मुतमईन हूं मैं, उसने जाया नहीं करवाया, पड़े हैं। लेकिन जब मैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर या परचेजिंग मैनेजर का हिसाब किताब करूंगा, उसकी जब क्लास लूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहां पे 8100 केजीज का इस्तेमाल करूं या 7800 का। यानी मुझे मटेरियल बॉट के ऊपर कैलकुलेशन करनी चाहिए या मटेरियल यूज्ड के ऊपर। ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक बात तो तय रही कि अगर मैंने यहां पे मटेरियल यूज्ड इस्तेमाल किया और यहां पे मटेरियल बॉट इस्तेमाल किया तो ये बैलेंस नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं होगा। लिहाजा कॉमन सेंस या लॉजिक्स ये कहती हैं कि दोनों में मटेरियल यूज्ड इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि हमने जितना प्रॉफिट सोचा था, बजट किया था, उतना प्रॉफिट क्यों नहीं आया। हम ये एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम ये एक ऑपरेटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारा बजटेड प्रॉफिट ये था और एक्चुअल प्रॉफिट ये है, तो उतना प्रॉफिट क्यों नहीं आया जितना कि हमने सोचा था। तो पता चलता है कि यूजेज में इतना नुकसान हो गया, प्राइस में इतना फायदा हो गया, लेबर में इतना फायदा हो गया। जब हम वो रिकंसाइल करने जाएंगे तो आप खुद एक चीज सोचें, जो 300 केजी मैंने खरीदे तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किए, क्या उनको मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर खर्चा मानूंगा? ठीक है, सिस्टम क्या कहता है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया सिर्फ उसी को खर्चा मानेंगे, जो मटेरियल ताहाल इस्तेमाल नहीं हो सका उसको हम अगले महीने में खर्चा मानेंगे जब वो इस्तेमाल होगा। तो यानी अगर आपने 8100 केजी खरीद लिए भी हैं तो भी उस 300 केजी को अपना खर्चा तो नहीं माना होगा ना। वो अगले महीने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री होके आएंगे और अगले महीने को खर्चा बन के चार्ज होंगे। तो हम अपनी तरफ से जब रैशनल डिस्कशन कर रहे हैं, एक लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं,
तो हम ये बात आपस में तय करते हैं कि इन दोनों मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे मटेरियल यूज्ड। लेकिन एग्जामिनर को कौन समझाए? एग्जामिनर ने कुछ पास्ट आंसर्स के अंदर, कुछ सजेस्टेड आंसर्स के अंदर मटेरियल बॉट यूज किए हैं इसको कैलकुलेट करते वक्त, और कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर मटेरियल यूज्ड भी इस्तेमाल किया है। अगर एग्जामिनर अपनी प्रैक्टिस कॉमन रखता था तो मैं आपको एक ही चीज पढ़ा देता कि एग्जामिनर हर बार मटेरियल बॉट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, 8100 केजी का खर्चा कितना आना चाहिए था और 8100 केजी का खर्चा कितना आया है, हम इजी कर लेते। लेकिन अब हम अगर मेरे फॉर्मूला पे आते तो हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते, 8100 केजीज का जितना भी खर्चा है उसको डिवाइड करता 8100 से और मल्टीप्लाई करता 7800 से, ताकि फेयर बने। ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने कभी कभी किसी किसी आंसर को सॉल्व किया है मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे, और कभी कभी किसी आंसर को सॉल्व किया है मटेरियल बॉट के केस में। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों करेंगे। हम अपने मार्क्स पे रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। अब तो ऐसी कंफ्यूजन वो क्रिएट करेगा, उसके चांसेस कम ही हैं। लेकिन अगर हम उसका शिकार बन भी गए और मुझे दोनों तरीके आते हैं तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा। जो आपको समझ में आता है आप उसके मार्क्स दे दीजिएगा, टाइम ज्यादा नहीं खाएगी चीज, लेकिन मैं अपना कॉन्सेप्ट उसको डिलीवर कर सकता हूं। हालांकि देखो नाजायज ही है ये नाजायज है। बात मुझसे एक पूछो, जितने मार्क्स दे रहे हो उतना मुझसे काम करवाओ। ज्यादा काम करवाओगे मेरा आगे क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा। लेकिन मान लिया एग्जामिनर है ना, ठीक है, हमें तो मार्क्स चाहिए, तो सही जो हुक्म। तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमारे साथ मटेरियल केजीज बॉट एंड यूज्ड में फर्क आ गया तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त एक हम रखेंगे यूज्ड का, नीचे लिखेंगे और दूसरी बार कैलकुलेट करके देंगे जो कि मटेरियल केजीज बॉट के ऊपर होगा। ठीक है। वैसे इस प्रैक्टिस को मैं प्रोमोट ना करता, लेकिन मैं एग्जामिनर को कुछ बोल नहीं सकता कि मैं समझाऊं कि भाई एक प्रैक्टिस रखो। फेयर हो गया? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे चले। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस। इस क्वेश्चन के अंदर यह था कि एक यूनिट के अंदर 5 घंटे लगने चाहिए थे और हर घंटे के $6 हमने देने थे। एक यूनिट का खर्चा $30 आना चाहिए था और आपने यूनिट्स बनाए कितने हैं? 800। अगर हर यूनिट का खर्चा 30 है तो 800 यूनिट का खर्चा कितना होना चाहिए था? 24,000। लेकिन इसमें कितने घंटे लगने चाहिए थे वो भी ख्वाब है, और रेट क्या होना चाहिए था ये भी ख्वाब है। यानी इसमें दोनों की परफॉर्मेंस शामिल है, एचआर की भी और फैक्ट्री मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर की भी। सही है, दोनों को मिला दिया तो 24,000 रुपए लेबर की पेमेंट होनी चाहिए थी, जबकि लेबर को पे की गई है 24,150। तो कंपनी के खजाने को 150 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यह नुकसान किसने करवाया है? ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगर हम निकालें तो पहले हम रखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपने यूनिट्स बनाए कितने हैं? 800 यूनिट्स, और हर यूनिट पे खर्चा होना चाहिए था $30 का। तो उस हिसाब से कंपनी को इस पे लेबर को पे करने चाहिए थे 24,000। जबकि एक्चुअली हमने उनको पे किया कितना है? 24,150।
150 ज्यादा पे कर दिए, एडवर्स, यहां तक हम ओके हैं। लेकिन ये नुकसान करवाया किसने है, तो एक हम कैलकुलेट करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें हम रखेंगे स्टैंडर्ड टाइम कि लेबर को ये काम कितने घंटों में करना चाहिए था। यूनिट्स बना है 800, तय किया गया था कि एक यूनिट के ऊपर 5 घंटे लगाए जाएंगे। तो 800 यूनिट्स बनाने पे 5 घंटों के हिसाब से 4000 घंटे का काम होना चाहिए था। बट लेबर एक्चुअली वर्कड 4200 आवर्स। लेबर ने 200 घंटे एक्स्ट्रा वर्क किया है, यानी इनएफिशिएंट रहा है। और हर घंटे के पैसे थे कितने, $6 पर आवर। तो नुकसान कितना हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर ने सुस्ती से काम लेके हमारे $1200 का नुकसान करवाया है। और देखेंगे लेबर रेट वेरिएंस या लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हम रखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, आवर्स पेड की पेमेंट होनी चाहिए कितनी थी। इस केस में आवर्स वर्क एंड पेड में डिफरेंस है नहीं, तो लेबर ने काम किया है 4200 घंटे। लेकिन यहां पे हम बिल्कुल क्लियर है, अगर यहां पे आता है द डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड, तो हम क्या लेंगे, आवर्स पेड। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला चलाना है तो फिर यहां पे भी क्या लेना चाहिए था, मटेरियल बॉट। लेकिन यहां हम उसको खर्चा नहीं मान रहे क्योंकि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। जबकि यहां जो आपने दे दिया सो दे दिया, वो तो आइडल है, वो तो नुकसान है। ठीक, हम यहां पे रखेंगे आवर्स पेड, जितने घंटों की पेमेंट है उसकी पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी। लेबर से रेट एग्रीड क्या था, $6, तो उस हिसाब से पेमेंट बनती थी 25,200। बट एक्चुअली पेड 24,150। 1050 का फायदा, वहां 1200 का नुकसान, या 1050 का फायदा, नेट 150 का नुकसान। इजी है। अच्छा, अब लेबर में एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं। मटेरियल की कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस कर चुका। एज आई सेड, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहें, कंफ्यूजन कहें, जिसमें एग्जामिनर और हम आपस में अभी क्लियर नहीं है कि होना क्या चाहिए। और स्टैंडर्ड्स तो है नहीं कि मैं उसको गलत कहूं या वो मुझे गलत कहे। तो प्रैक्टिस की बात करेंगे, वहां पे हम मटेरियल बॉट भी इस्तेमाल करेंगे, मटेरियल यूज्ड भी इस्तेमाल करेंगे। लेबर में क्या कंफ्यूजन आ सकती है, लेबर में एक होता है आइडल टाइम। ठीक है, यू रिमेंबर दिस, आइडल टाइम हम किसको कहते हैं, इनएफिशिएंट टाइम। कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर आइडल टाइम को अलाउ किया जाता है। मिसाल, जिस तरह मैंने इस केस में कहा कि लेबर को एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए, एंड मुमकिन है कि दर हकीकत 4.5 घंटे लगने थे, लेकिन मैनेजर ने 10% का आइडल टाइम अलाउ करवा दिया था। तो ये 5 घंटे के अंदर 4.5 घंटे का काम था, और
और आधे घंटे का आइडल था। ठीक है, यानी काम कितने घंटे में होना चाहिए था? 4.5 घंटे में। और कितने घंटे में काम हुआ है? फिर लाइक विद लाइक होता ना। अगर मेरे स्टैंडर्ड के अंदर आइडल भी शामिल है तो इसके अंदर भी आइडल शामिल होना चाहिए, फिर ये आवर्स पेड होने चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आपने इसको देखना है कि क्या आइडल टाइम को स्टैंडर्ड में अलाउ किया गया है या नहीं। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, that this has been allowed for in standard। कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर जो लेबर का टाइम लिखा गया है वो वर्केबल आवर्स नहीं है, वो पेएबल आवर्स है। तो हम कंपेयर करने के लिए जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे रखेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड, यहां पे हम 5 घंटे नहीं रखेंगे बल्कि 4.5 घंटे रखेंगे। भाई काम को काम से मैच करो। फिर स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड वर्सेस एक्चुअल आवर्स वर्कड। क्लियर हो गया? रेट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ आवर्स पेड, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आवर्स पेड वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आवर्स पेड। यहां पे हम पेड वाली बात ही रख रहे हैं कि जितने घंटों की पेमेंट की गई है उसका खर्चा होना कितना चाहिए था और पेमेंट की कितनी गई है। इसका तीसरा एक वेरिएंस निकाला जाएगा, दैट वुड बी आइडल टाइम वेरिएंस। फिर इस केस में हम 3 वेरिएंसेस निकालेंगे, एफिशिएंसी, रेट एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा आइडल टाइम। आइडल टाइम में हम रखेंगे कि जितने एक्चुअल घंटे काम किए गए हैं उसमें स्टैंडर्ड आइडल टाइम होना कितना चाहिए था। यानी कितने घंटे जाया जाने चाहिए थे वर्सेस एक्चुअल आइडल टाइम। एक्चुअल आइडल टाइम कैसे पता चलेगा? डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड। वो भी गिवन होगा सवाल के अंदर कि इतने घंटे काम किया है और इतने घंटे के पैसे दिए गए हैं। जो डिफरेंस होगा वो आइडल टाइम होगा और दैट वुड बी एक्चुअल। 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक्चुअल आइडल ज्यादा हो सकता है या एक्चुअल आइडल कम हो सकता है। अगर एक्चुअल आइडल ज्यादा हुआ तो एडवर्स, अगर कम हुआ तो फेवरेबल। और उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे स्टैंडर्ड रेट से पर आवर। नो कंफ्यूजन? ऑलवेज जी। हाँ, मतलब उसमें आइडल टाइम हुआ ही नहीं। जब आवर्स पेड और आवर्स वर्क दोनों बराबर हुए तो मतलब आइडल टाइम दिया ही नहीं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड में अलाउ किया था वो पूरा का पूरा फेवरेबल हो जाएगा। कि आपने सोचा था कि आधा घंटा पर यूनिट जाया जाएगा तो 800 यूनिट्स बनाने पे 400 घंटे जाया होने चाहिए थे वर्सेस एक्चुअली कितने घंटे जाया हुए हैं हम देखने के जाया हुए ही नहीं है, तो पूरा का पूरा फेवरेबल हो जाएगा। हमने सोचा था मिसाल के 800 घंटे 800 यूनिट हमने बनाए हैं, हर यूनिट पे हमने आधे घंटे का आइडल रखा था,
तो उस हिसाब से हमें 400 घंटे जाया जाने चाहिए थे। बट द डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्क, लेट्स से 470 घंटे का डिफरेंस है। तो 470 घंटे आपने आइडल उनको बिठाया है, जबकि उनको बैठा तो 400 घंटे चाहिए था। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक 800 यूनिट्स पे 400 घंटे आइडल होने चाहिए थे, जबकि 800 यूनिट्स पे 470 घंटे आइडल बिठाया गया है। तो जो 70 घंटे हैं वो हमारी सोच से ज्यादा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे $6 से, हमारा नुकसान काउंट होगा, एडवर्स काउंट होगा। अदर वे राउंड ऐसा हो सकता था कि आपने सोचा था कि हर यूनिट पे आधा घंटा जाया, 800 यूनिट पे 400 घंटे जाया, लेकिन एक्चुअल जो डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड है वो 350 है, तो 50 घंटे कम जाया हुए हैं, फेवरेबल। ये कब होगा? व्हेन द आइडल इज टेकन इनटू अकाउंट। यहां पे आइडल इज नॉट अ शॉक। आइडल शॉक नहीं है, आइडल हो गया, सोचा हुआ था, पहले हमें पता था कि 10% ऑफ आवर्स पेड आइडल होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कि हमने आइडल को स्टैंडर्ड के अंदर अलाउ नहीं किया। तो 5 घंटे एक यूनिट पे काम ही होना चाहिए था, मैंने इसमें आइडल का मार्जिन रखा ही नहीं। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने घंटों का काम था? 5 घंटे का, और कितने घंटों में हुआ है, वही जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था। लेकिन एक्चुअली आइडल टाइम हो जाए एम मुमकिन है, हमने अलाउ नहीं किया था, दिस इज नॉट प्रैक्टिस। लेकिन इस महीने कोई मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, कोई पावर फेलियर की वजह से, कोई मशीन का कंपोनेंट बुरे तरीके से टूट गया, मशीन 2-3 दिन बंद रह गई, हड़ताल पे चली गई लेबर, डिमांड नहीं थी, लेबर यहां बैठा था, कोई भी वजह हो सकती है, किसी वजह से काम डिस्टर्ब हुआ और हमने लेबर को इस महीने आइडल दिया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो जितना भी होगा सदमा ही होगा। सही है। एक चीज अगर सोची हुई थी कि होने वाली है और अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल ही नहीं था, ख्वाब ना ख्याल के होगा, और इस बार हमारे सर्टेन आवर्स वेस्ट चले गए, तो जो भी होगा एडवर्स ही होगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपका आइडल टाइम स्टैंडर्ड में अलाउड नहीं था तो हम आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्क्ड इज व्हाट? आइडल टाइम। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्ली रेट से, and this will always be adverse. Clear? अगर हम इस केस में एफिशिएंसी में आवर्स पेड तो फिर भी हमें आइडल टाइम वेरिएंस फाइंड करने की जरूरत है। अगर आप यहां पे कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स पेड रखते हैं और यहां पे भी आप स्टैंडर्ड आवर्स पेड रखते हैं, फिर जरूरत नहीं है, लेकिन मिक्स हो जाएगा। हमें बाइफरकेट करना है, हमें अलग अलग करके देखना है कि कितना नुकसान कहां पे हुआ है। हाँ, यहां पे हाँ, उसमें पेड ही होंगे पूरे, उसमें पेड ही होंगे। उसमें तो सारे कचरे मिला देने, उसमें आइडल टाइम का नुकसान भी, एफिशिएंसी का नुकसान भी, ठीक है, और रेट का नुकसान भी, सब मिल जाएंगे। तो वहां पे पेड ही होंगे पूरे। एग्जाम्पल आपको दिए 4.2, बिल्कुल इसी जो थिंग वाले क्वेश्चन के नीचे है। ड्यूरिंग पीरियड 5
1500 units of product X were made and the cost of grade Z labor was $17,500 for 3080 hours. यूनिट्स कितने बनाए गए थे? 1500. लेबर को पैसे कितने दिए गए थे? 17,500. और उन्हें घंटे कितने काम किया था? 3080, या पे किया गया था 3080 घंटों के लिए. A unit of product X is expected to take 2 hours of grade Z labor at a standard cost of $5 per labor hour. तो पर यूनिट कितना है? $10 per unit. Hours during the period, however, there was a shortage of customer orders and 100 hours were recorded as idle time. So, was this idle time already predicted? अलाउड नहीं था, क्योंकि हमने रीजन ऐसा बताया कि कस्टमर ऑर्डर्स ना होने की वजह से इस बार आइडल टाइम हो गया. वैसे अगर रेगुलर है, हम अपने एम्प्लॉय को हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक देते हैं या हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, तो वो तो नॉर्मल होगा. लंच का ब्रेक देना, नमाज का ब्रेक देना, अगर हम ब्रेक्स देते हैं तो दैट इज पार्ट. लेकिन अगर हम ब्रेक्स देते नहीं हैं और अचानक से आ गया तो वो हमारे लिए एडवर्स ही होगा. यूनिट्स बना है 1500. इसको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 3000. गुड, क्योंकि हर एक यूनिट पे 2 घंटे लगने चाहिए थे, तो 1500 यूनिट्स पे घंटे लगने चाहिए थे 3000. और कितने घंटे काम किया गया है? 2980. 3080 घंटे की पेमेंट की गई है, जिसमें 100 घंटे आइडल है. सही है? तो काम होना चाहिए था 3000 घंटे में और काम किया गया है 2980 घंटे में. 20 घंटे जल्दी काम हो गया. मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के पैसे थे 5, तो $100 का फेवरेबल वेरिएंस आ गया. लेकिन ये है हमारी एफिशिएंसी. ठीक हो गया. दूसरा, अगर हम रेट वेरिएंस निकालते हैं तो 3080 घंटों की पेमेंट होनी कितनी चाहिए थी? अब ये आवर्स पेड है. 3080 घंटे मल्टीप्लाई बाय 5, 15,400 की पेमेंट होनी चाहिए थी, और आपने पेमेंट की 17,500 की. 2100 का नुकसान हो गया. 2100 का एडवर्स. और 100 घंटे जो कि आपने सोचे नहीं थे, जबकि 1 घंटा $5 का था, तो 500 का आइडल टाइम वेरिएंस हो गया. क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालें तो हमने यूनिट्स बनाए हैं 1500, और हर यूनिट पे पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी थी? $10. 2 घंटे $5 फी घंटा, तो हर यूनिट का खर्चा $10. तो हमारी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 15,000 आनी चाहिए थी. बट did actually cost how much? 17,500. कितना नुकसान हो गया? 2500 का एडवर्स. लेकिन ये एडवर्स किस वजह से हुआ है? पहले हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी में हम क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड टाइम. 1500 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 घंटे के हिसाब से 3000 घंटे का काम था. बट एक्चुअली वर्कड
2980। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है 2980 में? तो 3080 घंटे हमारे टोटल पेमेंट हुई है, जिसमें से 100 घंटे आइडल है, 20 घंटे एफिशिएंट रहे हैं, जिसमें हर घंटा था कितने का? $5 का। तो $100 का फेवरेबल वेरिएंस है। अगर हम साथ में कैलकुलेट करें लेबर रेट वेरिएंस या फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट 3080 घंटे की पेमेंट की गई है, तो 3080 घंटे की पेमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक कितनी होनी चाहिए थी? $5 पर आवर के हिसाब से 15,400 की पेमेंट होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली पेड 17,500। नुकसान है? $2100 का नुकसान है। तीसरा, आइडल टाइम, क्योंकि सोचा हुआ नहीं था, तो जितना भी होगा सदमा ही होगा, नुकसान ही होगा। और आइडल टाइम कितना रिकॉर्ड किया गया है? 100 घंटे। हर घंटे की पेमेंट कितनी थी? 5 के हिसाब से। $500 का एडवर्स, 2100 का एडवर्स, 500 का एडवर्स, कितना हो गया? 2600 का एडवर्स और 100 का फेवरेबल, 2500 का। इजी। कोई कंफ्यूजन तो प्लीज डिस्कस कर लें। इसका हमेशा एबनॉर्मल होगा, जितना भी होगा एबनॉर्मल माना जाएगा, और वहां नॉर्मल लॉस यानी अलाउ किया गया है तो यानी नॉर्मल है। तो हम देखेंगे कि हमने अलाउ कितना किया था और हुआ कितना है। अगर उतना ही नुकसान हुआ जितना मैंने अलाउ किया था, फिर तो नॉर्मल है, उसको नुकसान नहीं माना जा सकता। नॉर्मल लॉस को लॉस नहीं बोलते ना हम। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो जाए, ज्यादा हो गया, तो फिर उसको एबनॉर्मल लॉस को हम, या एबनॉर्मल गेन हो जाए, कम हो जाए, तो कम को फायदा बोल सकते हैं, ज्यादा को नुकसान बोल सकते हैं। लेकिन अगर उतना ही हो तो ना फायदा ना नुकसान। इसके बैक पे क्वेश्चन है 4.3। Bruno's budget for April includes total budgeted machine time of 3,800 hours. This includes productive hours and non-productive hours. Due to inevitable delays for setups, idle time of 10% is allowed. The standard variable machine cost per hour is 270. In practice in April, actual non-productive machine hours were 430. इस केस में हमने अलाउ किया हुआ है। बजट क्या किया था, कितने घंटे लगेंगे? 3,800। और इसके अंदर प्रोडक्टिव आवर्स भी मौजूद हैं और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी मौजूद हैं। नॉन प्रोडक्टिव कितने हैं? नॉन प्रोडक्टिव बजटेड कितने थे? 10%। 10%, तो 3,800 का 10% 380। तो हमें लगा था कि 380 घंटे जाया जाएंगे क्योंकि मशीन सेटअप करने में टाइम जाया होता है, जबकि एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट हुआ कितना है? 430।
डिफरेंस बिटवीन 380 एंड 430 इस 50 घंटे जरूरत से ज्यादा जाया हो गए, हमारी सोच से ज्यादा जाया हो गए, और हर घंटा था 270 रुपए का, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 270 13,500। ठीक हो गया। Suggest why this variance has arisen and could be done to control excess idle time। ये theoretical है कि idle time क्यों हो सकता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हमारा एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन हम इसमें सोच जरूर सकते हैं, और हम theoretical एस्पेक्ट पे आएंगे कुछ टाइम के बाद। यहां तक क्लियर है? सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट और एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। डन। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक वेरिएंस और करवाता हूं क्योंकि उसके फॉर्मूलाज हर चीज सेम ही है, सारा सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट मैं उसके बाद आऊंगा कल के लेक्चर में। ये हटा दो सर। डायरेक्ट वेरिएंसेस में या वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में मटेरियल और लेबर हो गया। तीसरा हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड variances. Since it's variable, it is very similar to two standards we have already done. बिल्कुल सेम है। एक हम इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें भी स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगेंगे और एक मशीन आवर कितने का ऑपरेट होगा, और अल्टीमेटली एक यूनिट कितने का बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि एक यूनिट बनाने में 1.5 घंटे की मशीन चलेगी और मशीन का 1 घंटा 400 रुपए का है, सही है, तो 600 रुपए पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर हमने सोचा था कि हम 15,000 यूनिट्स बनाएंगे, हम बोलेंगे उसको तो हटाए, लेकिन हमने एक्चुअली 15,800 यूनिट्स बनाए हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि 15,800 यूनिट्स पे मल्टीप्लाई बाय 1.5 घंटा इतना टाइम लगना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 400 रुपए इतना खर्चा आना चाहिए था। और हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आई कितनी है। ये जगह टोटल। ठीक है, टोटल में हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट per unit. That would be calculated as 1.5 hours multiplied by $400 per hour. 600 रुपए पर यूनिट। कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। ये आएगा एडवर्स या फेवरेबल। लेकिन दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, या तो आज उतने नहीं लगाए गए जितने लगने चाहिए थे। आपने कहा कि हर यूनिट बनाने में 1.5 घंटा लगना चाहिए ना, तो 15,800 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 15,800 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 23,700 घंटे लगने चाहिए थे, और पता चलता है कि हमने लगाए हैं 23,900 घंटे।
तो आपने 200 घंटे ज्यादा लगा दिए एडवर्स, और मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा कितने का था? 400 का। इसको हम कहेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। सो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रखा जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम। वेरी नाइस। स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे रखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ये आ गया। इतने आवर्स लगने चाहिए थे। और हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारी मशीन चली कितने घंटे है, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स है। ठीक है, एक्चुअली हमारी मशीन चली कितने घंटे है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आर्ली रेट से। यह आ जाएगा एडवर्स और फेवरेबल। अगर मशीन ने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया, अगर मशीन ने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया तो इनएफिशिएंट रही, एडवर्स। अगर मशीन ने कम घंटों में वो काम घुमा दिया तो फेवरेबल। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी आर्ली कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी और आई कितनी है। घंटे ज्यादा लगे हैं, कम लगे हैं, अब उससे परेशानी नहीं है। जितने भी घंटे लगे हैं उसका खर्चा कितना आना चाहिए था और कितना आया है। तो रखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, गुड, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर पर रेट पर आ कि एक्चुअल घंटों का खर्चा इतना आना चाहिए था, बट डिड एक्चुअली कॉस्ट कम खर्चा आ गया फेवरेबल, ज्यादा खर्चा आ गया रिवर्स। ठीक है, दूसरा सवाल जो उसमें था ब्रूनोस के नीचे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वाला, इसके मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस मैंने आपको कैलकुलेट करने को कहे थे। अगर करनी है तो गुड, अगर नहीं तो आप ट्राई करिएगा आज के लेक्चर के बाद, फिर हम फर्दर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसमें सीन ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक प्रोडक्ट है हमारा विजिट। विजिट बनाने में मशीन के कितने घंटे लगने चाहिए थे? वेरिएबल 2 घंटे। और मशीन का 1 घंटा कितने डॉलर्स का था? 0.3 डॉलर्स का, 30 सेंट्स का। तो मशीन का हर यूनिट, मशीन बनाने में हर यूनिट पे 0.6 डॉलर्स का खर्चा आना था, 60 सेंट्स का खर्चा आना था। बजट किया था कि 5100 यूनिट्स बनाएंगे। हम बोलेंगे हटाएं इसको सर, लेकिन एक्चुअली हमने यूनिट्स बनाए कितने हैं? 4850। 4850 यूनिट्स बनाने में मशीन की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? तो हम रखेंगे इसकी तरह 4850 एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय हर यूनिट पे मशीन का खर्चा कितना होना चाहिए था? 2900। और एक्चुअली कितना खर्चा आया है? नीचे लिखा है एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स अमाउंटेड टू 8000
actual variable overheads amounted to 2600 और एक्चुअल हमेशा गिवन होगा जब तक रिवर्स वर्किंग के चक्रों में ना फंसा है। 310 का फेवरेबल है क्योंकि खर्चा एक्सपेक्टेड था 2910 का और खर्चा आया है 2600 का। लेकिन ये फायदा करवाने वाला है कौन, इसको हम मजीद तोड़ेंगे। देखते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर ने मशीन को प्रॉपर मॉनिटर किया है या नहीं। यूनिट्स आपने बनाए कितने हैं? 4850 और हर यूनिट बनाने में मशीन का कितना टाइम लगना चाहिए था? 2 घंटे। तो इसको बनाने में लगने चाहिए थे 9700 घंटे। बट एक्चुअली मशीन कितने घंटे चली है? 8000 घंटे। जहां काम था 9700 घंटों का, उसको तय किया गया है 8000 घंटों में। 1700 घंटे फेवरेबल है और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी थी? 0.3 510 का फेवरेबल वेरिएंस। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। आपने मशीन चलाई कितने घंटे? 8000 घंटे और हर घंटे का खर्चा आना चाहिए था 0.3, तो इसका खर्चा आना चाहिए था 2400 और एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई है? 200 का एडवर्स, 510 का फेवरेबल, 210 का 200 का एडवर्स। नेट इफेक्ट ठीक है। अच्छा, अब मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चंस इसके दूंगा, आपने उनको अटेम्प्ट करना है। यू कैन ऑब्जर्व इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है। आप में से मे भी कोई बोले सर ये क्या बच्चों वाला टॉपिक दे दिया इसमें, और बस दुआ करें 100 के 100 मार्क्स इसी में आ जाए और 2-3 सवाल में डाल दे वेरिएंसेस है तो हम ऐसे ही उड़ा के आ जाएंगे। कोई मे भी डर रहा हो, अब प्रैक्टिस है जो कि हम सबका लेवल बराबर करेंगे। जो इससे डर रहे हैं या इसमें मोस्टली क्या होता है, सिली मिस्टेक्स होती हैं मोस्टली, ठीक है। तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बैट पकड़ के खड़े और पहली बॉल पे आउट हो गए ना, तो आवाज आती है आउट हो गया, सोच के तो आया था आज तो ऐसे छक्के मारूंगा, आज लेग पे खेलूंगा। स्ट्रीट क्रिकेट में बोलते हैं पहली बॉल ट्राई होती है, लेकिन जब आउट हो गया ना तो यहां पे पहली बॉल ट्राई नहीं होगी। आउट हो गया मतलब आउट हो गया। अब रास्ते में पवेलियन तक जाते हुए बैट को भले ऐसे घुमाना वैसे घुमाना, काश ऐसे मारता, काश में रोक लेता, अब सिर्फ बातें होंगी। फिलहाल विकेट गिर गई, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाद में बच्चे ये कि अरे देखा इतना आसान था, मैंने फुजूल में 1 0 ज्यादा लगा दिया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरह मिसाल आप कह रहे थे कि मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो ये मिस्टेक यहां जितनी होनी है हो जाए, और होंगी तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि वहां हम क्या मिस्टेक्स करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे जब तक इस टॉपिक पे हमारी 100% ग्रिप नहीं हो जाती ना, यानी आपको आधी रात को नींद से कोई उठा के पूछे कि भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप सही बता के सो जाना, ठीक है। हमें इस कदर इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम कोई एक मार्क भी छोड़ेंगे नहीं। फेयर हो गया? चले आज के लिए इतना रखते हैं और कल की क्लास में हम चलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की तरफ, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।